Hello students, today we are here to go through one of the most important questions, Ohm's law। यानी आज हम लोग Ohm's law पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत important question है। First of all we will learn the statement of Ohm's law, that is, if there is no change in the physical state of a conductor including temperature, then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant। मतलब अगर आप एक कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना करो, जैसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है, उसका टेम्परेचर चेंज ना करो, तो इस कंडीशन में जो उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स एंड और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। मीन्स V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। इट कैन आल्सो बी रिटन एज V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है सिरों के बीच का, वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड एज वी नो, टू प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ। जब हम लोग दो अनुक्रमानुपाती राशियों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। हियर द कांस्टेंट इज R, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ जो कांस्टेंट यूज होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी जो अनुक्रमानुपातिक नियतांक यूज होता है, वो होता है चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, नाउ वी विल कम टू द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, इन absence of external field, electrons are having velocities u1, u2, u3 and so on, and in presence of electric field their velocities are v1, v2 and so on। मतलब जब आपने बाहर से कोई सोर्स नहीं जोड़ा था तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होंगे अलग अलग वेलोसिटीज से। वो वेलोसिटीज हमने मान ली u1, u2, u3, और आपको पता होगा कि इनका जो एवरेज होता है, इनका जो मीन होता है वो 0 होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब तक आप बाहर से कोई सोर्स नहीं ऐड करोगे तो कंडक्टर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। और जैसे ही आपने कोई बाहर से सोर्स लगा दिया तो आपने पढ़ा होगा कि वो नेट एक कांस्टेंट बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी है एक्वायर कर लेते हैं। अब वो जो वेलोसिटी उन लोग ने एक्वायर कर ली इसी फील्ड की वजह से, फील्ड के अपोजिट होंगे, वो हो गई v1, v2 एंड सो ऑन vm। ये वेलोसिटी कहाँ से है? क्योंकि ये जो फील्ड होगी वो उन इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाएगी, उस सोर्स से एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन की वजह से उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम लोग अब अनुगमन वेग की परिभाषा के हिसाब से अनुगमन वेग को लिखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखें, तो वो इन्हीं वेलोसिटीज का एवरेज होती है। तो इट विल बी v1 plus v2 dot 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 vm upon m। Now v equal to u plus at। First equation of motion, v2 equal to u2 plus a tau 2, okay, and so on upon m। Now we will separate these terms u1, u2, u3, um and tau 1, tau 2 and so on, okay। Now we will find out the value of acceleration। सबसे पहले हमने यूज किया लॉ ऑफ इक्वेशंस में जो हम लोग ने पढ़ी थी, है ना, इक्वेशंस पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन वो हमने यूज कर ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो a क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स का मास रखेंगे, फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता था E इंटू क्यू। तो E इंटू क्यू, क्यू यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो E होता है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, वो यहाँ पे रख देंगे। अभी हम लोग ये वाला टर्म अलग से सेपरेट कर ले रहे हैं और ये वाला टर्म अलग से सेपरेट कर ले रहे हैं और यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ उठा करके रख दे रहे हैं। एज वी नो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो जो वेलोसिटीज होती है उनका एवरेज तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, ई अपॉन एम ई। और इसको अगर आप देखो तो इट इज मीन रिलैक्सेशन टाइम, है ना, यानी ये माध्य शांति काल है ना, एवरेज है, तो उसको हमने टाउ लिख लिया। ठीक है, अभी E क्या होता है आपको याद होगा, E इक्वल टू होता था V अपॉन एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप बिटवीन पॉइंट्स, है ना, आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पे E हो गया V अपॉन एल, क्योंकि जो गैप है वो लेंथ के इक्वल होगा, वो वैल्यू रख दी। अभी हम लोग ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I इक्वल टू NEA VD। From here we will get the value of Vd, that will be I upon NEA। Now we will replace it। Now we will find out the value of V, that will be ME into L upon NE square A tau into I। This is whole a constant।
Okay, it means V is proportional to I, and this constant is known as resistance of conductor. In this way we can prove